आज का जो ज़माना है, तुम लोगों का जो ज़माना है ना, सिनेमा आज हर आदमी के हाथ में है। बहुत आसान है सिनेमा आज देखना। कोई भी आदमी मोबाइल से सिनेमा बना सकता है चाहे तो। बस्तर से भानुदापुर से एक लड़के को बॉम्बे जाना है, सोचना बहुत कठिन काम था, लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं करूँगा तो यही, चाहे कुछ हो जाए। यहाँ जितने फिल्में बनाते हैं उस रात को साउथ की फिल्में देखते हैं, दिन में बना लेते हैं फिल्में। रनिंग फाइट चल रहा है, पीछे एक लाइट जल रहा है, क्यों चल रहा है किसी को आइडिया नहीं, बस वो इफेक्ट क्रिएट करने के लिए, बैक लाइट देने के लिए, और वो लाइट दिख भी रहा है कैमरे में, जबकि दिन का टाइम है। अमिताभ को इस हाइट पे पहुंचाने वाला आदमी वही था। अमिताभ को वर्सेटैलिटी निकालने वाला, मतलब कॉमेडी भी करवाया, उसे ड्रामा भी करवाया, लार्जर देन लाइफ जो इमेज दिया, वो आदमी था मनमोहन देसाई। उसने तीनों बेटे को लिटा दिया, तीनों बेटे से पाइप डाल दिया, अब पाइप से खून निकल रहा है, इसका भी खून, उसका भी खून, तीनों का खून एक बड़े पाइप में जा रहा है, बड़े पाइप से माँ में जा रहा है, और उसने इस तरह से शॉट लिया। उस जमाने में लोगों ने ताली बजा दिया। अमिताभ बच्चन बोला भी था कि ऐसा नहीं होता है, आप ऐसा दिखा रहे, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बोला तू पर्दे पे देखना इसका रिएक्शन। जैसे माया मैंने बनाई थी, माया के बाद माया 2 माया 3 नहीं चली, उससे साबित क्या होता है, आज छैया भुइयां 2 चल रही है, तो लोग कह रहे हैं कि छैया भुइयां 2 नाम से चल रही है। ये तो चलना ही था, ब्रांड है, नाम छैया भुइयां है। ब्रांड से, नाम से, स्टार से, स्टारडम से सिर्फ 3 दिन चलती फिल्में, फ्राइडे सैटरडे संडे। नमस्कार, जय जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मोस्टली देसी टॉक्स में। और आज के पॉडकास्ट में हमारे बीच मौजूद होने वाले हैं हमारे छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता एवं निर्देशक श्री सतीश जैन सर। आज के पॉडकास्ट में हम उनसे उनके डायरेक्शन करियर के बारे में गहराई से कुछ जानने वाले हैं, और आगे हमने छैया भुइयां पार्ट 2 के बारे में भी बहुत सारी बातें की हैं, और हम जानेंगे आगे आने वाली उनके नए मूवीज़ के बारे में भी। तो चलते हैं पॉडकास्ट की तरफ। सबसे पहले नमस्कार सर आपको, और बहुत बहुत बधाई आपको आपके मूवी छैया भुइयां 2 के लिए। तो उसके सक्सेस के लिए तो क्या ही बताएं, ऑडियंस को इतना पसंद आ रहा है मूवी। मैं भी परसों ही देख के आया, बहुत बढ़िया लगी सर मूवी आपकी। थैंक यू। और सब दर्शकों को, मेरे जितने दर्शक हैं सबको मेरा दिल से शुक्रिया कि उन्होंने फिल्म को इतना पसंद किया और हमारी मेहनत को सराहा। सर जैसे अब बहुत सारे ना यंग लोगों का क्वेश्चन रहता है, कि मेरा भी है एक सवाल। जब मैं कॉलेज में था ना, तब जाके मुझे पता चला कि म्यूज़िक कैसे बनता है। उसके पहले तो कुछ पता भी नहीं था कि एक सॉफ्टवेयर में भी क्या गाना बन सकता है। तो ऐसे जब मैं पता चला, तब ये कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, हम भी म्यूज़िक डायरेक्शन का काम कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि आपको कब ऐसा पता चला कि कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, मैं डायरेक्टर बन सकता हूँ? आज का जो ज़माना है, तुम लोगों का जो ज़माना है ना, सिनेमा आज हर आदमी के हाथ में है। बहुत आसान है सिनेमा आज की तारीख में। कोई भी आदमी मोबाइल से सिनेमा बना सकता है चाहे तो इतना पहुंच चुका है। लेकिन जब मैंने सोचा था, मैंने जब सपना देखा था, सिनेमा बनाने का सपना देखा था, उस समय सिर्फ सिनेमा होता था। सिनेमा मतलब सिर्फ सिनेमा। ये उस समय की बात है, 1974 1973 की। सोचो उस जमाने में टीवी नहीं होता था। उस जमाने में कोई जी टीवी, ये टीवी, फलाना टीवी, ठिकाना टीवी कुछ नहीं होता था। कोई मतलब ये क्या बोलते हैं आजकल जो OTT प्लेटफॉर्म है, इस तरह के कोई प्लेटफॉर्म नहीं थे। कोई वेब सीरीज नहीं बनता था तो सिर्फ एक चीज़ बनता था, सिनेमा ही बनता था। और अगर गांव में या बड़े शहरों में अगर कुछ शूटिंग होती थी, अगर किसी चीज़ की शूटिंग होती भी थी, तो वो स्टूडियोज के अंदर होती थी, जहाँ लोगों के फोटोग्राफ किए जाते थे कैमरे से, स्टिल फोटोग्राफर। तो स्टिल फोटोग्राफी होती थी भले गाँव में, उसमें निगेटिव वही होता था, इंदू का कोडेक का निगेटिव होता था, जिस कोडेक से हम लोग वहाँ बम्बई में या कलकत्ता में, साउथ में शूटिंग करते थे फिल्मों की। तो सिर्फ सिनेमा था, सिर्फ फिल्म था, है ना, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। और उस समय मैंने सपना जब देखा, तब उस समय भी सोचिए, मैं छत्तीसगढ़ का गांव में था, भानुदापुर बस्तर जिले में था, आजकल तो कांकेर जिले में है जी। वहाँ रहता था। तब मैं गांव में जाता था, मामा वहाँ के गांव में, कांकेर जाता था। हमारे गांव में तो टॉकीज था नहीं, तो मौसा जी के घर जाता था, बिलासपुर या मामा के घर, वहाँ हम लोग वहाँ जाकर के फिल्म देखता था। जबरदस्त फैसिनेशन था। तब से मेरा सपना था कि मैं एक दिन फिल्म डायरेक्टर बनूंगा। उस समय सोचा था कि ये नहीं सोचा था कि मैं हीरो बनूंगा जी, या एक्टर बनूंगा या कैमरामैन बनूंगा, ऐसा कुछ नहीं सोचा। मैं सोचा था मैं फिल्म डायरेक्टर बनूंगा। उसकी तैयारी आजकल के लड़कों से थोड़ी सी मुझे तकलीफ होती है। आजकल के जो जनरेशन के लड़के हैं जो फिल्म डायरेक्टर बनना चाहते हैं, अब बनते भी हैं, अब बनाते भी हैं फिल्म, लेकिन उनकी तैयारी नहीं होती। मतलब इस बात पे आ सकता हूँ अभी? बिल्कुल बताइए, क्योंकि आप जो नए लड़के हैं उनको समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। मैं उस समय जब सिनेमा था और ये सब चीज़ें नहीं थी, ना मोबाइल था ना कुछ था,
उस समय भी मैंने तैयारी की सिनेमा की, चोरी छुपे, घर वालों को तो बताया नहीं, दोस्तों को बताया नहीं। उस जमाने में आज आप बोलते हैं ना सिनेमा में काम कर रहे हो या फिल्म बना रहे हो या फिल्म का इस तरह का पॉडकास्ट बना रहे हो, तो लोग आपके खुश होते हैं देख के, है ना, जी। तारीफ करते हैं। उस समय अगर मैं बोलूँ ना सिनेमा की बात करूँ ना, तो मेरी हंसी उड़ाते लोग। उसके लिए सिर्फ बम्बई जाना पड़ता था या कलकत्ता या साउथ। साउथ जा नहीं सकते थे क्योंकि वो हमारी लैंग्वेज नहीं थी, अब तो बम्बई ही जाना पड़ता हमको, और वो बहुत कठिन काम था बम्बई जाना। उस समय सोचना, बस्तर से, भानुदापुर से एक लड़के को बॉम्बे जाना है, सोचना बहुत कठिन काम था। लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं करूँगा तो यही, चाहे कुछ हो जाए। माँ बाप के लिए मैंने पढ़ाई की, मैंने डिप्लोमा लिया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा लिया, उनके लिए किया मैंने। लेकिन अंदर अंदर मेरी तैयारी चली थी। अब पूछो तैयारी कैसे चल रही थी? जी सर, तैयारी कैसे चल रही थी? हाँ, वो तैयारी आज भी लड़के नहीं करते, आज के लड़के भी नहीं करते। आज जो लड़के सिनेमा बना रहे हैं ना, छत्तीसगढ़ी फिल्में बना रहे हैं यहाँ पर, वो तैयारी नहीं करते। तैयारी किस चीज़ की होती है? तैयारी होती है जब सिनेमा बना रहे हैं, मतलब आप कहानी सुना रहे हैं। हाँ। तो कहानी सुना रहे हैं तो आपको कहानी सुनाना तो आना चाहिए, आपको कहानी लिखना तो आना चाहिए। या आप नहीं लिखना आता, चलो ठीक, किसी और से लिखवाएंगे, आपको कहानी की समझ तो होनी चाहिए कि अच्छी कहानी किसे कहते हैं, खराब कहानी किसे कहते हैं, कहानी में क्या होता है, कहानी में आप कैसे हंसा सकते हैं, कैसे रुला सकते हैं, कैसे इमोशन क्रिएट कर सकते हैं, उस कहानी का स्टार्ट क्या होगा, मिडिल क्या होगा, एंड क्या होगा, क्लाइमैक्स क्या होगा। क्लाइमैक्स ये समझ होनी चाहिए ना। सही बात। तो इसकी समझ तो आपको ऐसे नहीं आ जाएगी बैठे ठाले या फिल्में देख के, साउथ की फिल्में देख के आपको समझ में नहीं आएगी वो बात। वो यहाँ जितने फिल्में बनाते हैं उस रात को साउथ की फिल्में देखते हैं, दिन में बना देते हैं फिल्में। तो वो उस तरह से नहीं होता। वो उसके लिए तैयारी, मैंने क्या तैयारी की, आप पूछो कि मैंने क्या तैयारी की उस समय। तो मैंने तैयारी ये की, मैं तभी सोच लिया था कि मुझे कहानी बनानी, तो कहानी बनानी है तो मैंने कहानियाँ पढ़नी शुरू की। मैंने उस जब 7th 8th में लड़के खेलते हैं, जमाने में खेलते कूदते हम लोग पूरा आउटडोर गेम्स होता था हम लोग का, ये आजकल की तरह का इंडोर गेम्स होता है नहीं, खेलते थे उस जमाने में। मैं घर के अंदर कमरे में छुप के कहानियाँ पढ़ता था, प्रेमचंद की कहानी पढ़ता था, शरद चंद्र की कहानी पढ़ता था, रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी पढ़ता था, मैगजीन गोरकी की उस समय, और खूब पढ़ता था, खूब। उसको वो अपने आप मेरी मतलब एक, अब उसको क्या लत लग गई थी उसकी पढ़ने की मुझे। वो पढ़ते पढ़ते मुझे समझ में आने लगा कि कैसे वो आज जो मैं फिल्में बनाता हूँ, उन फिल्मों में कहीं न कहीं उस चीज़ की जो पढ़ी हुई मैंने जो उनसे लिया है, वो कहीं न कहीं चीज़ नज़र आता है। चीज़ें मेरी होती है, सीन मेरे होते, लेकिन कुछ ना कुछ उनके जो कहने की कला थी, आर्ट था, उस आर्ट को वो आर्ट फॉर्म में इसमें दिखाई देता है जी। अगर आपने छैया भैया 2 देखा होगा, हाँ, देखा होगा तो आप उसमें देखिए, एक सीक्वेंस है जहाँ दादा दादी शहर जा रहे हैं, अपने नाती पोते से, अपने बेटा बहू से मिलने जा रहे हैं। तो जा रहे हैं तो बड़ी गरीबी हालत में है उनके, तो उनके दाल भी ले जाना चाहता है दादा, बोलता दाल ले जाऊंगा। तो दादी मना करती है, नहीं, बोलता स्कूल ले जाओगे तो मैं क्या खाऊंगी, मैं दाल के बगैर खाना ही नहीं खा सकती। खूब झगड़ा करती है, रखवा देती, नहीं दाल मत ले जाने, एक ही बोला दाल है। और जब दूसरे दिन जाने लगते हैं तो बोलती जा दाल को लेके आ। तो फिर बुड्ढा बोलता है कि तू तो बोली थी दाल नहीं ले जाऊंगी मैं, तो बोलती नहीं मैं खा लूंगी, ऐसी सब्जी के साथ खा लूंगी। वो जो पहले बुड्ढा बोला था वही बात ये बोलने लग, और आदमी मना करता है तो गुस्से हो जाती है, दाल लेके डांट के। ये क्यों लोग मेरी फिल्मों को पसंद करते हैं, इतना क्यों गांव के लोग या हमारे लोग हैं, ऑडियंस आती है, वो क्यों उस फिल्मों को पसंद करती है जी। मैं एक सीक्वेंस सुना रहा हूँ सिर्फ, जी, छोटा सा सीक्वेंस, लेकिन इस सीक्वेंस के अंदर हमारा छत्तीसगढ़ दिखाई देगा आपको, हमारा हिंदुस्तान दिखाई देगा, हिंदुस्तान का हर गांव दिखाई देगा। हर गांव में ऐसे ही माँ बाप होते हैं जो बच्चों से बेइंतहा प्यार करते हैं, जो बच्चों के लिए अपनी हर चीज कुर्बान कर सकते हैं। बचपन में जब पैदा होता है तब से माँ कितना कुर्बान करती चली जाती है, या बाप कितना कुर्बान करता चला जाता है अपनी खुशियों को, जब बच्चों को बड़ा करने में, पढ़ाने लिख। तो ये वो चीज मैंने दिखाया जो हमारे गाँव में होता है, एक्चुअल में होता है, वो लोगों को पकड़ में आती है। ये कहाँ से सीखा मैंने? जो साहित्य पढ़ा है मैंने, दुनिया भर का साहित्य, गुजराती साहित्य पढ़ा है मैंने, मराठी साहित्य पढ़ा है, तो मैंने पूरे हिंदुस्तान का साहित्य पढ़ा है, उनका ट्रांसलेशन हिंदी में हिंदी खोज के पढ़ा है, जो विदेशी साहित्य पढ़ा है, पढ़ने से आता है। तो ये चीज़ों की तैयारी नहीं करते लोग, और आ जाते हैं फिल्म देख के फिल्म बनाना शुरू कर देते हैं। उससे नहीं होगा। किसी ने फिल्म, जो खास करके जो साउथ की फिल्में बहुत अच्छी फिल्में बनाते हैं लोग, मैं मानता हूँ, बहुत कुछ खास करके मलयालम जो फिल्में बनती है, मलयालम इंडस्ट्री में जो फिल्में बनती है ना, वो कमाल की फिल्में बनती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिल्में बनाते हैं। लेकिन जो हमारे साउथ में जो फिल्में हैदराबाद में बनती है, या चेन्नई में बनती है, या कर्नाटक में बनती है, ये जो फिल्में बनती हैं, ये फिल्में ज़्यादातर ना बहुत ज़्यादा कमर्शियल मसाला फिल्में होती है, हार्ड हिटिंग कमर्शियल ड्रामा मसाला फिल्में होती है। तो वो फिल्मों के बारे में मैं नहीं कह सकता कि उसका साहित्य से बहुत ज़्यादा लेना देना है, रहता है असर, बाहुबली भी रहा होगा जी। तो लोगों को दिल को छुआ उस फिल्म ने, कुछ चीज़ें रहती है,
लेकिन इन फिल्मों को देख करके आप बहुत ज़्यादा नहीं सीख सकते। सही सही सही। और दूसरा टेक्निक की जो बात करते हैं, आजकल के लड़के क्या करते हैं, टेक्निक मतलब क्या समझते हैं, जो साउथ की फिल्मों को टेक्निक समझते हैं। जो साउथ की फिल्मों में जिस तरह से टेक्निक दिखाया जाता है वो टेक्निक नहीं है, वो ग्राफिक्स है। ग्राफिक्स एक तरह का कह सकते हो आप टेक्निक है, लेकिन ग्राफिक्स का जो इस्तेमाल करके अगर आपने फिल्म बनाई है ना, ग्राफिक्स को लेकर के, तो आप टेक्निकली परफेक्ट हो ऐसा आप कह नहीं सकते। अब आपको उदाहरण के लिए बताता हूँ, साउथ की फिल्मों में ग्राफिक्स का इस्तेमाल ड्रामे के लिए किया जाता है, थ्रिल करने के लिए किया जाता है। रनिंग फाइट चल रहा है, पीछे एक लाइट जल रहा है, वो क्यों चल रहा है किसी को आइडिया नहीं, बस वो इफेक्ट क्रिएट करने के लिए, बैकलाइट देने के लिए, और वो लाइट दिख भी रहा है कैमरे में, जबकि वो दिन का टाइम है। अब वो वही चीज़ हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के डायरेक्टर करते हैं, और उनको पूछो क्यों करते हैं तो बोलो साउथ का कैमरामैन ने किया, वहाँ से कैमरामैन लाए थे, या फाइट मास्टर ने किया, हमने किया, लेकिन क्यों लाइट क्यों दिख रहा है भाई, कोई लॉजिक तो हो। वो सिर्फ आप इफेक्ट क्रिएट करने के लिए वो लोग करते हैं साउथ के लोग। फॉरेन की फिल्में देखो, अब इसकी क्या बोलते हैं, अवतार देखो या जुरासिक पार्क देखो, ये पूरी ग्राफिक्स की फिल्म है, 100% ग्राफिक्स की फिल्म है, लेकिन ग्राफिक्स कहीं नजर आता है? नहीं, बिल्कुल नजर नहीं आता सर, कहीं नजर नहीं आता। हाँ। वो ग्राफिक्स करते हैं रियलिटी को दिखाने के लिए, वो ग्राफिक्स करते हैं जो उन्होंने सोचा है और जो एक्चुअल में नहीं कर सकते। एक्चुअल में वो डायनासोर क्रिएट नहीं कर सकते, भागते हुए, कूदते हुए, खाते हुए, मसोड़ते हुए डायनासोर नहीं क्रिएट कर सकते। वो क्रिएट कर सकते हैं ग्राफिक्स से। अवतार के जो कैरेक्टर है, वो अवतार के कैरेक्टर को वो लोग ग्राफिक्स से ही बना सकते हैं, रियल में तो है नहीं वो कैरेक्टर, या जो लोकेशन दिखा रहे हो रियल में नहीं है, उस रियल को वो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से या जिस तरह से वो लोग बना रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो वो दिखाते हैं, उसके लिए ग्राफिक्स। लेकिन जो दिखा रहे हैं आपको रियल लगता है, हाँ। जब आप देखते हो तो आपको रियल लगता है, आपको लगता है कि हाँ डायनासोर वाकई में है। डायनासोर ग्राफिक्स नहीं दिखाई दे रहा, कहीं ग्राफिक्स छुपा हुआ है। वो ग्राफिक्स का इस्तेमाल रियल दिखाने के लिए करते हैं किसी चीज को। अगर आप लोगों ने फिल्म देखी होगी 3 इडियट, या आपने उस डायरेक्टर की कोई सी फिल्म देखी होगी, जो हिंदुस्तान का आज का सबसे बड़ा डायरेक्टर मेरी नजरों में, क्योंकि वो इमोशंस से खेलता है, टेक्निक से नहीं खेलता। वो उसकी फिल्म में तो ग्राफिक्स भी बहुत कम होता है, जो ये करते हैं अवतार वगैरह में वो भी नहीं होता उसकी फिल्मों में। सिंपल कैमरा लगा करके शूटिंग करता है वो, और कितनी कमाल की फिल्में बनाता है, कितनी इफेक्टिव फिल्में बनाता है। ऐसा नहीं है वो, क्यों? क्योंकि वो जो डायरेक्टर है, मुझे पूरा विश्वास है, मैं उससे मिला नहीं हूँ, मैं उसका फैन हूँ, राजकुमार हिरानी, वो बहुत पढ़ा लिखा होगा। ऋषिकेश मुखर्जी बहुत पढ़ा लिखा रहा होगा, जिसने ऐसे आनंद जैसी, मिली जैसी फिल्में बनाई जिस आदमी ने, नमक हराम जैसे, ऋषिकेश मुखर्जी ने, वो बहुत पढ़ा लिखा होगा, बहुत पढ़ा होगा उसने। तो मैं कहता हूँ पढ़ो। संगीत बनाना है तो संगीत, आप संगीतकार बनने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन आपको संगीत की समझ तो होनी चाहिए, अच्छा संगीत क्या है, खराब संगीत क्या है ना। आप फोटोग्राफर बनने की जरूरत नहीं, फोटोग्राफर है आप फोटोग्राफर को बताओ मुझे ये चाहिए, लेकिन आपको फिर भी फोटोग्राफी कुछ तो समझ होनी चाहिए, आपको सारी चीज़ों की अच्छी प्रॉपर ट्रेनिंग तो होनी चाहिए। आप बिना ट्रेन के आके फिल्म बनाओगे तो सबसे कठिन काम है दुनिया का। फिल्म बनाना दुनिया का सबसे कठिन काम है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में आके रिलायंस भी फेल हो जाता है। पैसों से फिल्में नहीं बनती, फिल्में बनती है दिल से बनती है, और दिल से देखते हैं लोग, तो जाकर के वो हिट होती है। अब पैसों से बड़े जो पैसे वाले भी आते हैं फिल्म बनाने के लिए। सब छत्तीसगढ़ के कितने पैसे वाले लोग फिल्म बनाए, किसी की फिल्म चलती है? नहीं चलती। पैसों से सिनेमा नहीं बनता। सिनेमा बनता है आप कल्चर की समझ से, साहित्य की समझ से, संगीत की समझ से, आप दिल से बनाओ फिल्म, कनेक्ट करो लोगों को, तो फिल्में बनती। बहुत सारा गाइडेंस मिला सर इस वाले क्वेश्चन से आपसे। बाकी आप जब मूवी देखने जाया करते थे तो ऐसी कौन सी मूवी या ऐसे कौन से डायरेक्टर्स थे जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिली? जब हमारे ज़माने में जो 2-4 डायरेक्टर बहुत अच्छे डायरेक्टर थे, हालांकि उसके पहले के डायरेक्टर भी बहुत अच्छे थे, जैसे कि आसिफ था। मेरा बहुत ही फेवरेट डायरेक्टर है महबूब साहब, जिसने मदर इंडिया फिल्म बनाई थी, क्लासिक फिल्म बनाई थी, और उसको पहली ऑस्कर में नॉमिनेटेड फिल्म थी। ऑस्कर में सिलेक्शन हुआ था वो नहीं, ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी हुई थी वो फिल्म। वो तो पहली फिल्म थी जो नॉमिनेट हुई थी, वो मदर इंडिया फिल्म थी। कमाल की फिल्म थी, मतलब उसको फिल्म को देख के आपको लगेगा आप प्रेमचंद का गोदान देख रहे हैं। मतलब इतना कमाल का साहित्य दिखाई देता है पूरे उसकी फिल्म में, कमाल का। उस आदमी को फोटोग्राफी का उसका एक फ्रेम जाके देखो। मैं कैमरामैन, जितने भी कैमरामैन बोलता हूँ अगर फ्रेमिंग सीखना है तो जाकर के मदर इंडिया का फोटोग्राफी देखो, उसका फ्रेम देखो, क्या फ्रेम लगाया है, एक फ्रेम उसने लगाया, एक फोटोग्राफी। उस जमाने में जब मैं पैदा नहीं हुआ था, पहले माँ बाप के साथ फिल्में देखता था, बाद में जब मैं बड़ा हुआ तो उस समय मुझे एक डायरेक्टर बहुत अच्छा लगता था, उसका नाम था दुलाल गुहा। दुलाल गुहा का नाम लोग आप लोगों ने नहीं सुना होगा। उसकी फिल्म आई थी दुश्मन, राजेश खन्ना की एक फिल्म आई थी, फिर उसने प्रतिज्ञा, ऐसी कुछ फिल्में बनाई। वो बड़ा, दुश्मन मेरी बड़ी फेवरेट फिल्म हो गई थी उस समय। मैं बचपन में देखा था, वो इतनी अच्छी लगी थी कि मैं बार बार सोचता था जाऊँ देखूँ, लेकिन कोई दिखाता नहीं था मुझे। 2 बार मैंने, बड़े मुश्किल से 2 बार देखी थी वो फिल्म। वो पूरी सीन टू सीन आज भी मेरे दिमाग में बैठा हुआ है। उसके बाद
जब मैं कॉलेज में पढ़ने लगा तो मैं एक डायरेक्टर था, राज कपूर वगैरह तो थे ही अच्छे डायरेक्टर, लेकिन एक डायरेक्टर का मेरे सिनेमा में बहुत बड़ा असर हुआ। उसका नाम है मनमोहन देसाई। मनमोहन देसाई का नाम आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है मुझे मालूम नहीं, लेकिन अपने जमाने का अमिताभ को इस हाइट पे पहुंचाने वाला आदमी वही था। अमिताभ को वर्सेटैलिटी निकालने वाला, मतलब कॉमेडी भी करवाया, उसे ड्रामा भी करवाया, लार्जर देन लाइफ जो इमेज दिया, वो आदमी था मनमोहन देसाई, जिसने धर्मवीर बनाई। जब वो फिल्म आती थी मनमोहन देसाई की फिल्म, तो उस साल की सबसे बड़ी हिट उसी की फिल्म होती थी। मर्द बनाई उसने, कुली बनाई उसने हमारा मंथनी बनाई, उसने धर्मवीर बनाई, उसने सच्चा झूठा, बहुत सारी फिल्में बनाई। उस आदमी की एक खूबी थी, वो चीज़ों को ना लार्जर देन लाइफ प्रेजेंट करता था, किसी भी चीज़ को, चाहे एक्टर हो, चाहे लोकेशन हो, चाहे ड्रामा हो, उसका फिल्म का जो ड्रामा हो, हर चीज़ को वो बढ़ा चढ़ा के ऐसा बनाता था कि देखने वाले मेस्मराइज हो जाते थे उसकी फिल्म को देखकर। तो उसका भी असर मेरे फिल्म में होता है, कहीं भी दिखाई देता है, कभी कभी दिखाई देने लग जाता है। वो छिया भुइयां में इसलिए थोड़ी रियलिस्टिक फिल्म थी, इसलिए उतना कम दिखाई देता है, लेकिन मेरी बहुत सारी फिल्मों में उसका असर दिखाई देता है। लेकिन मेरे और मनमोहन देसाई में अगर फ़र्क क्या है बोलोगे तो सिर्फ यही फ़र्क है कि मनमोहन देसाई की फिल्में रियलिस्टिक नहीं होती थी ड्रामेटिक फिल्म, बहुत ड्रामेटाइज फिल्म होती थी। मेरी फिल्म में उसी तरह का ड्रामा होता था, लेकिन मेरी फिल्में बहुत रियलिस्टिक होती है। रियलिस्टिक होने से वो आम आदमी को बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती है। आज की तारीख में भी ये फ़र्क था। तो वो थे, और बहुत सारे अभी आज की तारीख में राजकुमार हिरानी मेरा फेवरेट डायरेक्टर, बाहुबली का डायरेक्टर भी मेरा बहुत पसंदीदा डायरेक्टर है। ऋषिकेश मुखर्जी मुझे बहुत पसंद है। आपको पता चला कि डायरेक्टर बनना है तो अब मुंबई ही जाना पड़ेगा, ऐसा पता चला तो आपकी प्लानिंग कैसे हुई कि मुंबई अब जा रहे हैं आप? तो उसकी प्लानिंग कैसे की आपने? मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, अब मैं सोच लिया था अब जाना है मेरे को। अब घर वाले बोलेंगे नौकरी करो, बिलासपुर प्लान में मेरी नौकरी लग भी गई थी। फिर मैं कंपनी में नौकरी करने जा रहा हूँ, पिताजी को बोला, झूठ बोल के चला गया, वहाँ जाके स्ट्रगल शुरू कर दिया। बढ़िया। तो सर वहाँ पर फिर आपने मतलब किसी को असिस्ट भी किया तो? हाँ, कौन जैसे? देखो अब फिर वहीं पे आया। अभी आप लोगों के ज़माने में क्या है, आप रायपुर में बैठ के फिल्म बना सकते हो, बिलासपुर में बैठ के, रायगढ़ में भी बैठ के फिल्म बना सकते हो, और कांकेर में बैठ के बना सकते हो। लेकिन वो ज़माना ऐसा नहीं था। बनाना है तो मुंबई जाना पड़ेगा, सीखना कहा है तो सीखना भी के लिए भी मुंबई जाना पड़ेगा। और उस समय पूरे हिंदुस्तान के लड़के पहुंच जाते थे मेरे जैसे, सपने देखने वाले लोग, सपनों को पूरा करने वालों की कमी थी। वहाँ सिर्फ सिनेमा ही बनता था, कोई सीरियल कुछ था ही नहीं। अब उसके तो डायरेक्टर थे, उनको वो मिलते तक नहीं थे। वो उनकी भी प्रॉब्लम थी। वो कितने लोग से मिले, दिन भर लोग आ रहे, काम करेगा, अपना काम में ध्यान देगा कि लड़कों से न मिलते, बहुत तकलीफ हुई। तो मैं बहुत स्ट्रगल करते करते थक चुका था, 2-3 साल हो गया था, असिस्टेंट डायरेक्टर का काम नहीं मिल रहा था। फिर मैं पत्रकार बन गया। वहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है, आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ग्रुप है, न्यूज़ ग्रुप। उस ग्रुप की एक मैगजीन आती थी, फिल्मी मैगजीन थी, माधुरी। और माधुरी फिल्म मैगजीन मतलब उस समय की बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड फिल्म मैगजीन में से एक थी। उस मैगजीन में मैं पत्रकार बन गया, और वहाँ से मैंने कलाकारों का इंटरव्यू करना शुरू किया और उनसे मिलना शुरू किया। वो भी इसलिए किया ताकि इंडस्ट्री में घुसूं, रास्ता तो बने कहीं से। फिर मेरी सुरेश ओबेरॉय से अच्छी पहचान हुई। फिर सुरेश ओबेरॉय ने मुझे मुकुल आनंद के पास लगवाया। फिर वहीं से धीरे से फिर मैं गोविंदा के भाई जो कीर्ति कुमार थे, पहली फिल्म बना रहे थे हत्या, वहाँ पर मुझे काम मिल गया असिस्टेंट डायरेक्टर का। इस तरह से घुसा, असिस्टेंट डायरेक्टर बना। और जब वो हत्या कंप्लीट हुई, उसके तुरंत बाद मुझे एक फिल्म मिल गई लिखने के लिए, जिसमें नसरुद्दीन शाह वगैरह थे। पना फिल्म का नाम था, बहुत खूबसूरत फिल्म थी। और वो पहली फिल्म मैंने लिखी भी, उसमें एसोसिएट डायरेक्टर भी था मैं। और वो फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई, मतलब बहुत बड़ी हिट हो गई उसकी स्टार कास्ट के हिसाब से। उसमें कोई बड़े स्टार कास्ट नहीं थे, प्राण जी थे और नसूर के छोड़ के सारे बहुत सारे कलाकार थे, सब नए थे। और वो फिल्म बहुत अच्छा बिजनेस करने लग गई फिल्म। तो वहां से मेरा नाम हो गया कि सतीश जैन नाम का एक राइटर है जिस तरह की फिल्म लिखा है। उसके बाद मुझे राइटिंग का काम में नहीं लगा, फिर बहुत सारी फिल्में लिखी। तब मुझे लगा कि मेरा जो सपना था वो छूट रहा है, डायरेक्टर बनने का सपना। फिर मैं छत्तीसगढ़ आया और छिया भुइयां बनाया। सर थोड़ा सा सुनने में आता है कि वहाँ पर जब आप कर रहे थे राइटिंग का काम, आगे चल के थोड़ा सा गोविंदा जी लोगों के साथ में कुछ अनबन हुई, फिर उसके बाद कुछ लोग बोलते हैं कि उसके बाद फिर आप छत्तीसगढ़ आ गए। उसके बारे में कुछ क्लियर करेंगे क्या हुआ था? वो देखो क्या होता है, काम करते हैं ना जब भी कोई साथ में। जी। मैं उस पिक्चर में राइटर था, हाथ कर दिया अपने में, गोविंदा एक्टर था। और गोविंदा के साथ मेरा घरेलू संबंध, क्योंकि उसके भाई का असिस्टेंट था मैं। उनके घर गोविंदा के घर रोज आना जाना रहता था। दिन भर हम लोग उसके घर पे खाना भी उनके घर पे खाता था मैं। तो असिस्टेंट था, तो गुरु थे मेरे वो। तो उसके साथ, गोविंदा के साथ मेरा एकदम घरेलू संबंध था। कभी कभी ना आपके क्रिएटिव डिफरेंसेस हो जाते हैं, तो हुए हमारे डिफरेंसेस। और उसके बाद अब फिर दूसरा कारण क्या था, मेरे को लग रहा था यार ये राइटिंग में करना नहीं चाहता, और जबरदस्ती मुझे राइटिंग करना पड़ रहा, मजबूरी के लिए, सर्वाइवल के लिए। तो मैं डायरेक्टर बनना चाहता था। उस समय राइटर जितने भी डायरेक्टर बने थे सब फ्लॉप हो रहे थे। तो वहां पर एक बात बैठ गई थी कि राइटर एक अच्छा डायरेक्टर नहीं बन सकता। तब मैंने सोचा कि मैं फिल्म बनाऊं। तो मेरे पास पैसे थे नहीं, इतने पैसे नहीं थे। फिल्में बनती थी 1 करोड़ में उस समय, हिंदी फिल्में अच्छे
ठीक ठाक बजट की फिल्में। अब मेरे पास उतने पैसे थे नहीं, तो जितने तो मैं कैसे बनाऊं, तो मैं सोचा मेरा एक सपना ये भी था, मैं सोचता था छत्तीसगढ़ी में कोई फिल्में नहीं बनी है, मैं चाहता था पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म मैं बनाऊं, ये था मेरा। मैं सोचा क्यों ना मैं छत्तीसगढ़ी फिल्म बना के अपने आप को साबित करूं एज ए डायरेक्टर। और फिर मैंने छैया भैया मैंने वो कम बजट में बन भी गई थी। ओके, तो उसके लिए सर फिर आप ही ने फंड किया था या कोई नहीं प्रोड्यूसर भी मिले? कुछ नहीं कोई प्रोड्यूसर को नहीं, मैंने किया था। मेरे पिताजी प्रोड्यूसर थे उसके, मेरे पिताजी टीचर थे, माँ टीचर थी। पास जो पैसे थे, जेवर गहने थे, भाई के पास जो पैसे थे, मेरी बहन के जेवर गहने सब लग गए। ओके, एक तरीके से बहुत बड़ा रिस्क लिया होगा उस टाइम पे बहुत बड़ा आपने। रिस्क लिया, बहुत ही बड़ा रिस्क लिया। वही मैं ये पूछने भी वाला था कि लोग बोलते हैं कि कोई अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ता है। तो इसके लिए आप युवा लोगों को क्या संदेश दोगे कि रिस्क लें तो कितना रिस्क लें, कैसे रिस्क लें, इसके बारे में कुछ बताना इस तरह का चाहेंगे? रिस्क नहीं लेना चाहिए। जी। इसमें क्या था, माँ बाप भाई बहन के पैसे मेरे दाम पे लगा दिए, उनकी जिंदगी भर की कमाई, वो सब नौकरी वाले लोग हैं। हम लोग खानदानी पैसे वाले तो है नहीं, बिजनेस फैमिली के तो है नहीं। मेरे पिताजी टीचर, मेरी माँ टीचर, मेरा भाई इंजीनियर था, वो नौकरी करता था, मेरी बहन के हस्बैंड भी नौकरी करते थे, सब लोग नौकरी पैसा वाले लोग हैं। उनका पैसा, उनका जेवर दांव पे लगा दिया था मैं खुन्नस में, मतलब जिद में आके। तो वो बहुत गलत फैसला था। मान लो वो फिल्म नहीं चलती तो मैं बहुत तकलीफ में आ जाता ना, छैया भैया नहीं चलती तो हम सब लोग तकलीफ में आ जाते। वो तो भगवान की कृपा है, दर्शकों का प्यार था, वो फिल्म चली तो मैं सबके पैसे लौटा पाया। सर, अभी जैसे कोई नए डायरेक्टर्स हैं, वो अगर मूवी बनाना चाहें तो अगर अब सबके पास तो पैसे होते नहीं है, कई लोग प्रोड्यूसर्स देखते हैं, तो अभी आपके हिसाब से क्या प्रोसेस होना चाहिए, कैसे लोग प्रोड्यूसर्स तक के पहुँचे? अरे बहुत आसान है बेटा, आज तो हमारे पास तो बहुत कठिन था, बहुत कठिन था हमको तो। आज तो बहुत आसान है, आप मोबाइल से बनाओ ना एक फिल्म छोटी सी, चार दोस्तों को लो, अपने 4 दोस्तों को पकड़ो, अब मोबाइल से फिल्म बना लो, मोबाइल में एडिट हो जाता है, मोबाइल में फिल्म बना लो, मोबाइल से बैकग्राउंड म्यूजिक डाल लो और उसको बना के दिखाओ, ले जाकर प्रोड्यूसर को, देखो मैंने ये फिल्म बनाई, छोटी सी शॉर्ट फिल्म बना लो, दिखाओ। आपको देखो, कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी। आप जाके प्रोड्यूसर को बोलोगे कि मैं बताऊं मेरे को डायरेक्टर क्यों लेगा आपको डायरेक्टर? या तो आपको उसको मालूम पड़ी, तो उसको आपको दिखाना पड़ेगा कि आप टेक्निकली परफेक्ट हो, आप फिल्म बनाना जानते हो, फिल्म की टेक्निक को जानते हो। दूसरा, आप कहानी सुनाना जानते हो, तो कहानी तैयार करो, कहानियां बनाओ अपनी। अभी छैया मियां की जो कहानी थी, मैंने बनाई जब छैया मियां की कहानी, वो कहानी मैंने तब बनाई थी जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, पॉलिटेक्निक कॉलेज दूर में पढ़ता था ना, उसी कॉलेज के ही सीक्वेंसेस डाले हुए मैंने। उसमें देखना हड़ताल वड़ताल वाले जो सीन थे, क्लासरूम से बाहर निकालने, वो सब मेरे साथ हुआ था, हमारे क्लासेस में होते थे, उस समय होता था। वही चीज उस समय मैंने 2 भाई की वो कहानी बना ली थी, जब मैं बम्बई भी नहीं गया था। आजकल के लड़के क्यों नहीं करते? किसी के लड़के को देखता हूँ, किसी के पास कहानी नहीं है, जो आते हैं मेरे पास डायरेक्टर बनना चाहते हैं। ये पूछना चाहेंगे सर कि जैसे डायरेक्शन को लेके आपके लाइफ में कभी ऐसा फेज आया क्या कि अब डायरेक्शन नहीं करना चाहिए, या ऐसे कुछ डाउन फेस आया हो कि आया था, जन बोलो के बाद आया था। जन बोलो मैंने बहुत महंगी फिल्म बनाई थी उस जमाने में, 2000 में 94 लाख की फिल्म थी वो। तो आज के हिसाब से 3-4 लाख की फिल्म हो गई, 3-4 करोड़ की हो गई फिल्म। और उस फिल्म को इनिशियल रिस्पांस नहीं मिला, मतलब इनिशियली पिक्चर लगा कि फ्लॉप हो गई, बुरी तरह से फ्लॉप हो गई, पूरा पैसा डूब गया। वो तो पिक्चर ने पिकअप कर दिया, लोगों को अच्छी लग गई फिल्म जन बोलो। कई लोगों को तो मेरी सबसे अच्छी फिल्म वही लगती है, जन बोलो। और पिक्चर पिकअप करते 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 काफी पैसे आए, लेकिन फिर भी मेरा 25-30 लाख टूट गया उसमें। 70 लाख उस समय आए थे उसके रिटर्न आए। तो पैसा टूटने की वजह से क्या हुआ, उसके बाद से मैं थोड़ा सा सेटबैक में आ गया यार। मैं उस समय फिल्में सेलुलॉइड में बनती थी, वीडियो कैमरा नहीं आए थे उस समय, है ना, डिजिटल कैमरे नहीं थे। पूरा काम बम्बई में होता था, तो खर्चा बहुत होता था उस समय। तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं कैसे फिल्म बनाऊं। तो 4 से 5 साल तक मैं डिप्रेशन में चला गया, ऐसा होता है। उसके बाद फिर माया बनाई मैंने, 4-5 साल के बाद माया बनाई। सर, आपने मूवी कई सारी की थी, जैसे हद कर दी आपने हो गया, आग हो गई। उसके बाद फिर जब छत्तीसगढ़ में आए आप काम करने के लिए, जो मोर छैया भुइयां फर्स्ट वाला जो आपने बनाया, उस टाइम तो छत्तीसगढ़ में ज़्यादा कुछ था ही नहीं होगा, ना कोई प्रोडक्शन हाउस, कोई कहीं से हेल्प भी नहीं होगा। तो क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा उस टाइम छत्तीसगढ़ में? उस समय छत्तीसगढ़ में देखो, मैंने क्या सोचा था कि मैं उसके पहले दो फिल्में जो बनी थी छत्तीसगढ़ी की, कहीं देवे संदेश गरदार, उसमें मैक्सिमम कलाकार उन्होंने बम्बई से लिए थे। कुछ तो बंगाली एक्टर थे उसमें और बम्बई के एक्टर थे, और म्यूजिक डायरेक्टर भी वहीं के थे, गीतकार यहाँ का लिया हुआ था उन्होंने। कि मैंने सोच लिया था कि मैं सारा कुछ छत्तीसगढ़ से लूंगा, क्रिएटिव
जो चीजें हैं, सारे एक्टर मैंने देखो छैया भैया में छत्तीसगढ़ के लिए खोजा मैंने 2 से 3 महीने लगा एक्टर्स ढूंढने में, क्योंकि मैं तो बम्बई में था, मैं यहाँ कनेक्शन था नहीं मेरा, रायपुर से दूर भिलाई से था ही नहीं। फिर आया, फिर खोजा मैंने, अखबार में ऐड दिया, फिर एक एक कहाँ नहीं गया, बिलासपुर गया, अर्जुंदा गया, सब जगह जा जाके मैंने आर्टिस्ट खोजे, एक्टर खोजे, और फिर फिल्म, तो वो तकलीफ तो आई थी, बहुत तकलीफ, छैया भैया बहुत तकलीफ में फिल्म बनी थी। सर पहले की जो ऑडियंस जैसे मूवी पसंद करती थी और अभी की जो मूवीज चल रहे हैं जैसे कि, तो आपको कुछ फर्क महसूस होता है क्या कि पहले और अभी के मुकाबले में कुछ टेस्ट बदल गया हो, ऐसा कुछ? देखो, इमोशंस कभी बदलेगा नहीं, जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक वो इमोशंस सेम रहेंगे। तो इमोशंस नहीं बदलते, बदलता क्या है, इंसान का आईक्यू बदलता है। अभी आप, दुनिया बहुत करीब आ चुकी है, ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, आजकल गांव के बच्चों को का भी आईक्यू बहुत अच्छा हो गया है। अब हम उस समय जो मनमोहन देसाई या उस समय के फिल्म मेकर जो लिबर्टीज लिया करते थे, सिनेमेटिक लिबर्टी, जैसे मनमोहन देसाई ने एक फिल्म बनाई थी अमर अकबर अंथनी, उसमें 3 बेटे हैं और एक माँ है, माँ को खून देना है, तो उसने तीनों बेटे को लिटा दिया, तीनों बेटे से पाइप डाल दिया, अब पाइप से खून निकल रहा है, इसका भी खून, उसका भी खून, तीनों का खून एक बड़े पाइप में जा रहा है, बड़े पाइप से माँ में जा रहा है, और उसने इस तरह से शॉट लिया। उस जमाने में लोगों ने ताली बजा दिया। अमिताभ बच्चन बोला भी था कि ऐसा नहीं होता है, आप ऐसा दिखा रहे, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बोला तू पर्दे पे देखना है इसका रिएक्शन। उस समय लोगों ने ताली बजाई, जबकि उस तरह से खून नहीं दिया जाता है ना, एक्चुअल में ऐसा खून नहीं दिया जाता, लेकिन उसने दिखाया, उसने उस समय लिबर्टी दी। आप देखो अमर मंत्री, देखो उसमें है वो सीन। आज के जमाने में अगर हम उस तरह का सीन पिक्चराइज करेंगे तो लोग आउटराइटली रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि आज लोगों का आईक्यू बहुत अच्छा हो गया है, आजकल के बच्चों का भी आईक्यू बहुत अच्छा हो गया, आज की जनरेशन का आईक्यू बहुत अच्छा हो गया है। तो आप ज्यादा चीटिंग नहीं कर सकते, अभी ज्यादा लिबर्टीज नहीं ले सकते, आपको कन्विंस कराना पड़ेगा, कन्विंसिंग फिल्म बनानी पड़ेगी। सर एक थोड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि मान लीजिए अगर आपके पास अभी और 100 साल है लाइफ के, तो भी आप डायरेक्शन ही करेंगे क्या? 100 साल क्या, मैं तो अगले जन्म में, उसके अगले जन्म में, उसके जन्म फिल्म डायरेक्टर ही बनना चाहता हूँ। ओके, तो अभी सर आप कुछ वेब सीरीज वगैरह भी देखते हैं क्या? नहीं, कुछ देखता, हाँ देखता हूँ जी, देखता ज़्यादा। कुछ एक वेब सीरीज देखी जो क्राइम वाली, हाँ 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 हाँ, नाम याद नहीं आता मेरे को, एक में जिसमें वो सैफ अली खान था और हाँ सेक्रेट गेम्स। हाँ, वो सीक्रेट गेम, वो अच्छी लगी, बहुत अच्छी नहीं लगी। जी, एक और मैंने देखी थी, वो थोड़ी अच्छी, 2 भाई की कहानी थी, वो थोड़ी ठीक लगी थी, क्योंकि कुछ इमोशंस था, हालांकि क्राइम थ्रिलर था वो, 2 भाई वाली थी, वो भी बहुत हिट हुई थी, बहुत अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन अच्छी लगी थी इमोशंस की वजह से, रिलेशनशिप, 2 भाई की कहानी थी, उसका सेकंड पार्ट भी आया था। लेकिन मुझे जो वेब सीरीज सबसे ज़्यादा पसंद आया वो था पंचायत, और दूसरा वेब सीरीज जो मुझे पसंद आया महारानी। ये 2 वेब सीरीज मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरा कौन सा बताया सर? महारानी, महारानी, यस। हुमा कुरैशी की। ओके, तो आपका भी कुछ प्लान है क्या सर वेब सीरीज नहीं, वो बोरिंग काम है। मैं Boring। 2 घंटे के पिक्चर में जो 2 थ्रिल है ना बनाने का और सफल सक्सेस, मैं टीवी के लिए काम करना नहीं चाहता, जिसमें आप बना दो और आपको इस बात का डर रहे कि चलेगा कि नहीं चलेगा, उतना डर नहीं रहता उसमें, अच्छे से प्रमोट होने से चल भी जाती है उसमें चीज़ें। लेकिन सिनेमा ऐसा चीज़ नहीं, एक बार आपने लगाया, अगर नहीं चली तो उतार के फेंक देते हैं लोग टॉकीज से। उसका जो थ्रिल है ना, उसका जो मज़ा है, वो मज़ा इसमें नहीं आ सकता। और मैं बोर हो जाता हूँ शूटिंग से, 30-40 दिन की शूटिंग से बोर होने लगता हूँ, तो मैं एक वेब सीरीज़ की इतने दिनों की शूटिंग कैसे करूँगा, कर ही नहीं सकता, वो मेरे लिए संभव काम है, मज़ा ही नहीं आएगा मेरे को उसमें बनाने में। सर जैसे देखते हैं कि पहले जो शूटिंग होती थी और अभी जो शूटिंग होती है उसमें काफ़ी अंतर आ गया होगा, है ना? छैया भुइयां जब 1 बनाया होगा आपने, अभी काफ़ी कुछ टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आ गया, तो आप अपने आप को उसके साथ में आगे बढ़ते रहने के लिए क्या करते हैं कि अभी भी आप टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं? वो नए लड़कों के साथ काम करता हूँ, यंगस्टर्स के साथ काम करता हूँ। जो यंगस्टर्स हैं ना, जो नए लड़के हैं ना, वो लोग जो सीधे रहते हैं, वो जो टेक्नोलॉजी के पीछे भागते रहते हैं, वो लोग उनके टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता हूँ और अपना क्रिएटिव, अपना इमोशंस डालता हूँ फिल्म में। तो हॉलीवुड भी देखते क्या सर आप कुछ? हाँ, देखता हूँ हॉलीवुड मूवीज कुछ कभी सोचा आपने कि छत्तीसगढ़ी में भी सुपर हीरो मूवी बनाए, ऐसा कुछ? सुपर हीरो मूवी जो बना रहे हैं, जितने भी लोग बना रहे हैं हॉलीवुड में भी, वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए बना रहे हैं। उनका ब्रांड है, चल गया है, तो बार बार कैश कर रहे हैं, उसमें उनको खुद को भी मज़ा नहीं आ रहा होगा। कुछ सर हमें खुफिया सूत्रों से पता चला कि आप जब छैया भुइयां 1 बन रही थी, तब जो छोटे बेटे का रोल वो आप करने वाले थे, तो इसके बारे में बताएंगे कुछ? उस समय क्या था, हीरो नहीं मिल रहा था मेरे को, छोटे भाई का कैरेक्टर मिल नहीं रहा था। जी जी जी। और शूटिंग के लिए 2 से 3 दिन बचा था सिर्फ जी। तो अब समझ नहीं आ रहा कैसे करें, वो इतना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, तो सबका दबाव था कि मैं यंग था उस समय, तो सबका दबाव था कि वो रोल मैं कर लूँ।
मैं चाहता नहीं था करना, क्योंकि डायरेक्शन भी करना, प्रोडक्शन भी पहली बार कर रहा हूँ, पहली बार डायरेक्शन भी कर रहा हूँ, और फिर हीरो भी करूँ, मैं नहीं चाहता था, तो मैं मना कर रहा था सबको। लेकिन एक जगह ऐसा आया कि जब मिला ही नहीं कोई, तो मैंने भी सोच लिया चल कर लेता हूँ। उसी समय एक मितेश नाम का एक लड़का था, मितेश शाह, वो अनुज को लेके आया, और अनुज को जब मिला तो मुझे लगा मेरा छोटा भाई मिल गया है, अब मेरा बोझ भी हट गया एक्टिंग का दिमाग से, और फिर उसको ले लिया मैंने। ओके ओके। तो सर अभी जैसे आप सीक्वल बना रहे थे मोर छैया भुइयां 2, तो इसके पहले भी कई लोगों ने सीक्वल बनाने का छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री में ट्राई किया, लेकिन ज़्यादातर मूवी फ्लॉप हो गई। जैसे माया भी है और भी कुछ कुछ है, तो कुछ ये बनाने से पहले आपको लगा नहीं कि चलेगी नहीं चलेगी, ऐसा मैं कुछ इतनी सारी डाउट? फिल्में बनाता हूँ, कभी नहीं लगा मुझे कि फिल्म चलेगी कि नहीं चलेगी। मेरा सिर्फ ये सोचता हूँ, मैं फिल्म बना देता हूँ और उसको अच्छे से प्रमोट कर देता हूँ, उसके बाद वो चलती है नहीं चलती है मैं उसका टेंशन नहीं लेता। चल हट को देख ली, नहीं चली थी मेरी, उसका कोई टेंशन नहीं, मैंने अगली फिल्म शुरू कर दी, ले शुरू हो गई, वो बहुत बम्पर हिट हो गई। जैसे माया मैंने बनाई थी, माया के बाद माया 2 माया 3 नहीं चली, है ना। इससे उससे साबित क्या होता है, आज छैया भुइयां 2 चल रही है ना। तो लोग कह रहे हैं कि छैया भुइयां 2 नाम से चल रही है, ये कह रहे हैं ना लोग। ये तो चलना ही था, ब्रांड है, नाम छैया भुइयां है, ब्रांड से, नाम से, स्टार से, स्टारडम से सिर्फ 3 दिन चलती फिल्में, फ्राइडे सैटरडे संडे। उसके बाद अगर फिल्म चल रही तो फिल्म लोगों को पसंद आ रही, तब चल रही है, उसकी कहानी अच्छी, उसका डायरेक्शन अच्छा है। माया 2 और माया 3 में वो बात नहीं थी। माया 2 को आपको याद नहीं होगा, जब माया 2 रिलीज हुई थी उस समय पहली बार उसका कलेक्शन ऐसा आया था कि हम लोग देख के, फर्स्ट वीक का कलेक्शन देख के हम लोग हैरान रह गए थे। हमारा माया वाया का कलेक्शन 3-3.5 लाख आता था, हम लोग खुश हो जाते थे। उसका फर्स्ट वीक का कलेक्शन 8 लाख आया था श्याम टॉकीज में, एक वीक का, माया 2 का। लेकिन उसके बाद पिक्चर सस्टेन नहीं कर पाई, चली नहीं। क्यों नहीं चली? क्योंकि लोगों को पसंद नहीं आया। चलेगी कोई भी फिल्म, आप सिक्वल बनाओगे तभी चलेगी जब वो लोगों को अच्छी लगेगी, अच्छी कहानी होगी, अच्छी फिल्म होगी, आपको कनेक्ट करेगी तो चलेगी। थोड़ा सा आपकी बेटी के बारे में जानते हैं सर। सुना है कि आपके साथ वो भी असिस्ट किया उन्होंने भी छैया भुइयां 2 में, तो उनका कब मूवी में रुझान आपको देखने मिला और आगे फिर क्या प्लान है उनको लेकर के? वो पढ़ रही थी 8-9 में, तब लगातार खुद नहीं बोल पा रही थी, डर रही थी, अपने फ्रेंड्स के थ्रू बुलवाती थी। अब मैं ध्यान नहीं देता था, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। मैं चाहता था पहले अपना पढ़ाई खत्म करे, एजुकेशन जिंदगी में बहुत जरूरी है। तो वो फिर उसने 12th किया, 12th जब खत्म की और जैसे उसने कॉलेज में एडमिशन लिया, तब मैं उसको, उस तक मैं ध्यान नहीं देता था उसकी बात को। तो उसके बाद में उसके एक दिन बुला के पूछा, तू डायरेक्शन करना चाहती? बोली हाँ। ठीक है, आज मेरे साथ, फिर चल हट करो देख ली, मैं उसको अपने साथ रखा। फिर वो मनोज के साथ भी की काम, मनोज की फिल्म, अभी मनोज की फिल्म आई ना सुकवा, उसमें की। फिर मनोज के साथ मिलके, उन दोनों ने मिलके शॉर्ट फिल्में भी बनाई। एक पिचकारी नाम से बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई उसने, शॉर्ट फिल्म। तो ऐसा सर अभी जैसे बहुत सारी छत्तीसगढ़ी मूवीज़ बन रही है, तो आगे चल के छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री में आपको क्या लग रहा है, कौन से डायरेक्टर अभी आपको पसंद आ रहे हैं जो आपको लगता है आगे भी अच्छे मूवीज़ बनाएंगे? मनोज वर्मा। मनोज वर्मा, जी जी। और एक अच्छा डायरेक्टर है मनीष मानिकपुरी, मुझे लगता है अच्छी फिल्म है। आलेख चौधरी है, उत्तम तिवारी है, प्रणव झा, ये लोग सब अच्छी फिल्में बना रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये लोग इस इंडस्ट्री को बहुत आगे ले जाएंगे। और मनोज तो खास करके, स्पेशली मनोज जो है ना, मनोज जो उन्होंने फिल्म बनाई थी बुलन, में बहुत अच्छी लगी थी, बहुत इंस्पायर हुआ था फिल्म को देख करके। मुझे मतलब जलसी हुई थी मनोज से, इतनी खूबसूरत फिल्म उसने बना दी थी। तो उसको नेशनल अवार्ड भी मिला, पहली ऐतिहासिक फिल्म हो गई वो। डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, बहुत नए लड़के भी आ रहे हैं, बहुत, बस वही कमी दिख रही है मुझे, वो पढ़े नहीं है, पढ़ते नहीं है, पढ़ने की आदत नहीं डालते लोग, वो सीख के नहीं आते। बिना सीखे बना, सीखने का मतलब ये नहीं होता कि आप शूटिंग कैसे सीखने के, टेक्निक कैसे, डायरेक्शन के बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले बता चुका हूँ इंटरव्यू हाँ में। हाँ हाँ हाँ। बाकी सर आपने बहुत सारे भोजपुरी मूवीज़ भी बनाए, कई जो छत्तीसगढ़ी मूवी थे वो भी भोजपुरी में बने आई थिंक। अभी आगे भी कुछ ऐसा भोजपुरी में बनाने का है क्या प्लान आपका? नहीं है, वो भोजपुरी फिल्म बनाने के लिए बॉम्बे में रहना पड़ता था, वो बहुत कठिन काम हो गया मेरे लिए। अभी इस उम्र में बच्चे बड़े हो गए हैं, बीबी फैमिली यहाँ है, माँ बाप यहाँ है, तो उनके साथ रहने में, काम करने में जो मज़ा है ना, वहाँ अकेले रह के करने में नहीं आता। तो सर अभी आपको क्या लगता है, जैसे छत्तीसगढ़ी मूवीज़ बनती है, अगर सेम को भोजपुरी में भी डब किया जाए तो कैसा रिस्पॉन्स रहेगा? हम लोगों ने किया था, लैला टिप टाप चला अंगूठा छाप को भोजपुरी में डब किया था। वो फिल्म मतलब सरप्राइजिंगली वो फिल्म हिट हो गई थी भोजपुरी में, और रिलीज भी कर दिए थे वहाँ, और वो हिट हो गई थी वहाँ। जब वो फिल्म चली ना, तो उसका इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री में हल्ला हुआ कि यार भोजपुरी फिल्में तो चल नहीं रही, सब फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, ये कौन सी छत्तीसगढ़ी पिक्चर जो भोजपुरी में डब हो गया है, वो चल रही है। तो करण खान था उसमें हीरो। तो ये बात पहुंचते पहुंचते फिर निरहुआ के पास पहुंची, दिनेश लाल यादव जो आजमगढ़ का सांसद, वहां तक पहुंची। उसने मंगाई फिल्म, अब फिल्म देखी उसको, फिल्म बहुत अच्छी लगी। फिर मुझसे कांटेक्ट किया,
और फिर मेरे को बुलाया, मुंबई बुलाया और बोला सर इस फिल्म को भोजपुरी में बना दीजिए। मैं बोला छत्तीसगढ़ी में तो भोजपुरी में तो डब कर चुका हूँ। बोले उसके ऑडियंस अलग है, मेरी ऑडियंस अलग है, आप मेरे लिए बना दीजिए। और उस समय उसका करियर बहुत खराब चल रहा था, उसके लाइन से 8-9 फिल्में फ्लॉप हो गई थी दिनेश लाल की, और सुपरस्टार था वहाँ का, और लाइन से फिल्में फ्लॉप हो गई थी, बहुत बुरी हालत में कंडीशन में थी उसका करियर। तो मेरे को सब चीज़ नहीं था मेरे दिमाग में, बस फिल्म कह रहा था, मैं ये सोच के बनाई एक नया जोनर है भोजपुरी, यहाँ पर भी देखते हैं, ट्राई करते हैं काम करके क्या होता है, एक चैलेंज, उस चैलेंज देने की बहुत आदत है मुझे। तो मैंने उस हिसाब से फिल्म बनाई और वो फिल्म बनी, वो फिल्म रिलीज हुई, तो पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया उस फिल्म ने, निरहुआ हिंदुस्तानी। और आज भोजपुरी की जो टॉप बिजनेस की 10 फिल्में, उन फिल्मों में से एक शामिल है वो फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी। तो वो उस फिल्म से दिनेश लाल का करियर वापस रिवाइव हो गया, वापस फॉर्म में आ गया। उसके बाद मैंने एक फिल्म बनाई निरहुआ रिक्शावाला 2 बनाई, वो फिल्म ऑल टाइम रिकॉर्ड है कलेक्शन का उसका, बहुत जबरदस्त सीट है फिर वो। फिर वैसे 2-4 फिल्में और बनाई मैंने। अभी फिर सर बाकी लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है, बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए भोजपुरी में भी? बिल्कुल बिल्कुल, क्या उनका और हमारा कल्चर सेम है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ना छत्तीसगढ़ी भोजपुरी बाइलिंगुअल नहीं बनाना चाहिए। छत्तीसगढ़ी बना के आप भोजपुरी में डब कर लो और उसके बाद उसको रिलीज करो, अगर चलती तो ठीक है, नहीं चलती तो ठीक है, आपको नुकसान नहीं होगा। और बाइलिंगुअल बनाने से आर्टिस्ट जो थक जाते हैं, मतलब छत्तीसगढ़ी में भी डायलॉग बोलो, फिर भोजपुरी का डायलॉग बोलो, छत्तीसगढ़ी भी नाचो, फिर भोजपुरी भी नाचो, परेशान हो जाते हैं। एक तरीके से एक और पहचान मिलती है बाकी जगह में भी, जैसे साउथ में भी मूवीज लोग बनाते हैं तो 2-3 भाषाओं में बनाते फिर वो हैं। डब कर लेते हैं। हाँ, सब सेम डब कर लेते हैं। जी जी जी। बाकी सर थोड़ी सी जो भोजपुरी इंडस्ट्री है वो थोड़ा अश्लील कंटेंट के नाम से थोड़ा सा बदनाम है बोल सकते हैं। तो जैसे जब आपने भी भोजपुरी बनाई तो आपको क्या लगता है मुझे ऑडियंस कहा गया जी ये गाना ऐसा है, ये ऐसा है, डालो, यही चलता है सर, यही चलता है। मैं बहुत समझाया उनको, बहुत कन्विंस किया, लेकिन नहीं माने। तो हिंदुस्तानी में और रिक्शावाला में कुछ गाने हैं जो थोड़े अश्लील है। मैं मना करने के बाद भी नहीं माने, लेकिन उसके बाद मैंने 5 फिल्में बनाई, उसमें एक भी अश्लील गाना नहीं डाला मैंने। जी 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 जी। जब दोनों फिल्में चल गई और मेरे टर्म्स चलने लग गए भोजपुरी में, भोजपुरी का सबसे बड़ा डायरेक्टर बन गया था मैं, सबसे ज्यादा डिमांड वाला डायरेक्टर था भोजपुरी का, मेरी टर्म कंडीशंस लोग मानने लगे, तब मैंने हटा दिया। हिंदुस्तानी में तो आप देखना डायलॉग में भी मैंने डबल मीनिंग नहीं डाला, क्योंकि उनकी तो सीन्स में भी डबल मीनिंग वल्गैरिटी होती थी, मैंने पहली फिल्म में भी नहीं डाला। कुल मिला के ऑडियंस को वही पसंद आता है जिससे वो कनेक्ट कर पाते हैं। देखो डबल मीनिंग और वल्गैरिटी को फैमिली ऑडियंस पसंद नहीं करती, और जब फैमिली ऑडियंस आती है ना तो फिल्म बुक का कलेक्शन का ग्राफ, पिक्चर का बिजनेस बहुत बढ़ जाता है। तो सर डायरेक्शन के अलावा और क्या पसंद है आपको? कुछ और खेलना पसंद है, बैडमिंटन खेलना पसंद है, टेबल टेनिस खेलना पसंद है। जी 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 जी। अभी जैसे मोर छैया भुइया मूवी आई तो उसके लिए आपने दीपक साहू भाई को कैसे कास्ट किया, मतलब इसके पीछे क्या कहानी है? दीपक को मैं जानता नहीं था एक्चुअली उस समय, छोटे भाई के रोल के लिए चाहिए था लड़का, तो इधर उधर ढूंढ रहा था मैं। तो मेरा जो असिस्टेंट था अलग चौधरी, वो बोला भैया दीपक को एक बार ट्राई करो। तो मैं बोला यार वो तो उसका गाना देखा था मैं मोहिनी, एक ही बार देखा था गाना, वो इतना याद नहीं था, मेरे दिमाग में था नहीं। तो फिर उस गाने को दोबारा देखा तो मेरे को ठीक लगा वो, लेकिन गाना में करना, फिल्म में करना बहुत अलग चीज़ है, इसमें कॉमेडी करना और सब ड्रामा करना। फिर मैं दीपक के बारे में इनसे पूछा, मोनिका से जो म्यूजिक डायरेक्टर है, उसको पूछा तो बहुत तारीफ की, बोली एक्टिंग बहुत अच्छा कर लेगा सर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए उसकी। तो फिर मैं दीपक को बुलाया घर में, और दीपक को जब मिला, उससे बात किया, तो मैं समझ में आ गया कि ये दूसरा अनुज शर्मा आ गया है घर में। सही सही। तो सर जैसे फर्स्ट मूवी थी उसमें आपने अनुज शर्मा सर को लिया, उनका करियर बिल्कुल ही एकदम ग्राफ उनका चेंज हो गया जो करियर का था। अभी जैसे आपने दीपक साहू सर को लिया है तो क्या लगता है उनका आगे कैसा रहेगा करियर? बहुत अच्छा रहेगा, बहुत तारीफ हो रही दीपक की आज, बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है। तो निश्चित रूप से वो आगे उसको ब्राइट फ्यूचर है बहुत। कुछ क्वेश्चन सर पायरेसी को लेके, जैसे पहले क्या होता था सीडीज़ को लेके बहुत पायरेसी हुआ करती थी, तो उसका खामियाजा क्या आपको भी मूवीज़ में? बहुत होती है हमारी फिल्मों के, फिल्म जब रिलीज होती है तो टॉकी से शूट कर करके डाल देते हैं। हम लोग लगातार प्रचार कर रहे हैं इस बात का कि ये इलीगल है, गैर कानूनी है, आपको सजा भी हो सकती है और लाखों रुपए का आपको नुकसान भी भरना पड़ सकता है। तो अब थोड़ा कम होने लगे, इस फिल्म का देखिए बहुत कम हो रहा है। तो इसको सर कैसे, मतलब ताकि ना हो इसके लिए क्या करते हैं आप? देखो इसके लिए सरकार कुछ करती नहीं, पुलिस कुछ नहीं करती, उनको भी करना चाहिए, वो लोग कुछ नहीं करते। हमको अपने लेवल पे ही करना चाहिए, हम लोग अपने लेवल पे ही करते हैं। जो कोई डाल भी देता है तो तुरंत हटाते हैं फिर उसको हम लोग। कुछ सर मार्केटिंग को लेके सवाल था, जैसे मूवी तो बनाई हमने लेकिन ना फिर मार्केटिंग एक बहुत बड़ा नीड होता है। अगर कोई नए डायरेक्टर प्रोड्यूसर बना रहे हैं तो पहले की हो सकता है मार्केटिंग अलग होती होगी, अभी थोड़ी सी बदलाव आई है मार्केटिंग में, तो
वो चेंज क्या आया है उसके बारे में कुछ बता सकते पहले हैं? मार्केटिंग बहुत कठिन था, पहले मोबाइल नहीं था, पहले सोशल मीडिया नहीं था, पहले यूट्यूब नहीं था, पहले फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम नहीं था। पहले क्या था, सिर्फ हमारी वो रिक्शा होता था, रिक्शा में पोंगा लेकर के आदमी घूमता था, गली गली घूम के बताता था, तब लोगों को पता चलता था कि पिक्चर आ रही है। ये रिलीज के 10 दिन पहले करना पड़ता था। जब पोस्टर चिपकते थे तब लोगों को पता चलता गाँव में, अच्छा अच्छा ऐसी कोई पिक्चर आ रही है। आज ऐसा नहीं है। आज सोशल मीडिया से हम 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले लोगों को बता देते हैं ये हमारी फिल्म आ रही है। फिर हमारे गाने आते हैं, गाने सुनते हैं, उसमें भी हम गाने याद डाल देते हैं कि 24 तारीख को सैया भैया 2 आ रही है। फिर उसके जब प्रमोशन डालते हैं, फिर वीडियो शूट करते हैं, कुछ लोग इंटरव्यूज करते हैं। पहले अखबार थे तो अखबार वाले छापते नहीं थे, अखबार वाले बिल्कुल नहीं छापते थे। जो भी अखबार थे, बड़े अखबार थे, वो बोले कितना छापेंगे, सैया भैया हम छापे, उसके बाद छापना बंद कर दिए लोग। या फिर ऐड के पैसे मांगते, ऐड का पैसा उनका इतना मोटा लंबा चौड़ा, ऐड का पैसा हम दे नहीं सकता। टीवी था नहीं, कुछ छत्तीसगढ़ी टीवी चैनल नहीं था जिसमें हम गाने दिखा सकते। तो हमारे पास बहुत कठिन था पहले, आज तो बहुत आसान हो गया बेटा सोशल मीडिया की वजह से। अभी के टाइम में देखें सर, क्योंकि ऑडियंस के पास ना कंटेंट बहुत सारा है, मतलब ऑप्शन बहुत सारा है, और आज के डेट में लोग आसानी से बॉलीवुड की पिक्चर, हॉलीवुड की पिक्चर देख सकते हैं। तो आपको क्या लगता है छत्तीसगढ़ी फिल्म के लिए कैसा कंपटीशन है अभी? कंपटीशन तो है, तब अब तो ज़्यादा कंपटीशन नहीं कि आपको अब ज़्यादा अलग फिल्म बनानी पड़ेगी, ज़्यादा डिफरेंट फिल्म बनानी पड़ेगी, अलग हट के सोचना पड़ेगा। तो है, वो चैलेंज तो होता ही। मेरे आज इस उम्र में मेरे पास वो चैलेंज है। ले शुरू हो गए, मैं की कहानी बनाई है अपने जोनर से हट के, मेरे फैमिली जोनर था, लव स्टोरी बनाई, एक अलग रियलिस्टिक कहानी पे फिल्म बनाई, बहुत प्यारी सी है ना, कहानी पे फिल्में बनाई। तो वो हरजन पगली बनाई, लव स्टोरी बनाई, जबकि मेरा जोनर था फैमिली फिल्में, बोलते थे फैमिली फिल्में बनाता है। तो मैंने कुछ अलग करने की कोशिश की और उसमें सक्सेसफुल हुआ। तो सबको करना पड़ेगा, अलग तो करना ही पड़ेगा। तो अभी के जो मूवीज़ आ रहे हैं, आपको क्या लगता है सर, वो ऑडियंस के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से खरी उतर रही है या नहीं उतर रही है? नहीं उतर पा रही है, सच कहा जाए तो नहीं उतर पा रही है। बहुत कम फिल्में ऐसी बन रही जिनको लोग पसंद कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ी ऑडियंस पसंद कर रही है। बाकी सर, आप आगे आपके कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना चाहिए हमारे मैं ऑडियंस सैया को? भैया 3 चल रही, प्लानिंग चल रही है मेरी, है ना, उसको बनाऊंगा। और उसके अलावा एक लव स्टोरी भी है और एक बहुत बढ़िया फैमिली फिल्म की कहानी भी है। 2-3 कहानियाँ मेरे पास, अच्छी कहानी, जिस पे काम चल रहा है। सर बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू। आपको हमारे चैनल में आने के लिए, और इसी तरह आप बहुत अच्छे तुम्हारे movies चैनल के बनाते दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर। तो कैसा लगा दोस्तों आपको हमारा ये पॉडकास्ट? कमेंट बॉक्स पे लिख के ज़रूर बताइएगा, और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। एंड हमारे इस चैनल मोस्टली देसी टॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम सिर्फ बातें नहीं करते,